देखिए, जहाँ पे हमने लास्ट डे छोड़ा था, या यूं कहे कि जहाँ से शुरू किया था, आज फिर से वहीं से शुरू कर रहा हूँ। रीजन ये था कि लास्ट डे में जब हमने क्लास लिए थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉपर आवाज नहीं गई थी और उन्हें प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं दिख पाया था। तो आज आप मान के चलें कि इट इज द फर्स्ट सेशन इस टीचमेंट ऐप पे, जिसके द्वारा एसएस की पूरी सिलेबस को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। जो आपका एरिया कवर करने जा रहा हूं, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एमओडी एंड एमओडी फाइनेंस। अब इसमें जो पहला पार्ट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एमओडी, इसे 3 सेशन में समाप्त किया जाएगा और अगले एक सेशन में एमओडी फाइनेंस को लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 4 सेशन होंगे सिर्फ इस टॉपिक पे, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एमओडी एंड एमओडी फाइनेंस। आपके सिलेबस में ये 40% कवर करता है और मुझे उम्मीद है कि 10 मार्क्स आपके यहाँ से कम क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप ध्यान से इसे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से 10 में से आप 7, 8, 9 बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी आपके सामने एक स्लाइड दिख रहा होगा जिसमें आप एक गवर्नमेंट की सेटअप देख रहे हैं। इट इज द इंडियन गवर्नमेंट, जो भारतीय व्यवस्था है, भारतीय पूरी जो डेमोक्रेसी की सिस्टम है, उसमें 3 स्तंभ पे टिका हुआ है, दैट इज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और यही हमारा सिस्टम है। अब ये जो लेजिस्लेटिव है, जो संसद है, उसने 2 रूल बुक बनाए हैं, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 एंड एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रूल 1961। किसके लिए बनाए हैं? ये एग्जीक्यूटिव के लिए बनाया है। क्या बनाए हैं इसमें? इस रूल बुक के द्वारा ये बताया गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम करेगा। आपसे मैंने जो लोग टीचमेंट ऐप पे जुड़े हैं, उन्हें मैंने क्या किया है, एक शेयर किया है आपको 4-5 पीडीएफ पिछले दिनों में, जिसमें आप देखेंगे कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अकॉर्डिंगली एमओडी को क्या एलोकेट किया गया है बिजनेस। एमओडी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, दैट इज द डीओडी, डीएसडब्ल्यू, डीडीआरएनडी, उसके बाद डीएमए, इन सभी को क्या वर्क एलोकेट किया गया है, इसकी पीडीएफ फाइल मैंने आपसे शेयर की है। और इस पीडीएफ फाइल को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। इट मीन्स कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल के थ्रू किस डिपार्टमेंट को क्या रोल असाइन किए गए हैं, क्या मैंडेट प्रदान किए गए हैं। तो इस स्लाइड के द्वारा आप क्या समझ रहे हैं कि देयर आर अ बिजनेस रूल बुक दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल। ये बिजनेस रूल क्या बताता है कि कौन सी एग्जीक्यूटिव, इट मीन्स कि कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम करेगी, इसे एलोकेट किया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आप अभी नेक्स्ट स्लाइड देख रहे होंगे, जहां पे आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तात्पर्य यहाँ पे है विधायिका से, जो लेजिस्लेचर है, जो विधान, जो कानून बनाती है, दैट मीन्स की जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है। अब ये जो पार्लियामेंट है, ये बेसिकली कैबिनेट संचालित होती है, यानी पार्लियामेंट अपने शक्तियों का प्रयोग किसके थ्रू करती है? कैबिनेट के थ्रू करती है। और सुप्रीम अथॉरिटी इसके कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। तो जो भी पार्लियामेंट के द्वारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी के मैटर पे जो भी पॉलिसी डिसीजन लिए जाएंगे या जो पॉलिसीज बनाए जाएंगे, वो फ्लो कहाँ पे होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। और एमओडी क्या करती है? बीइंग एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री, ये जितने भी उनके सर्विस हेडक्वार्टर, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन एस्टेब्लिशमेंट, आर&डी ऑर्गेनाइजेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें क्या करती है? ये पॉलिसी फ्लो करती है कि आप इसके ऊपर एक्शन ले, इसके ऊपर अपना एक्शन इंश्योर करें। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या काम है? जो सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर हम समझेंगे तो, कि गवर्नमेंट के द्वारा डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पॉलिसी डायरेक्शंस है, उसे क्या करना है? ऑब्टेंड करना है, प्राप्त करना है। और प्राप्त करने के बाद क्या करना है? जो उसके अलाइड एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनको उन डिसीजंस को, उन पॉलिसीज को फ्लो करना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एमओडी इन ब्रीफ। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। चूंकि हम बात करने जा रहे हैं एमओडी की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? थोड़े से इसके बैकग्राउंड के बारे में जाते हैं।
अब जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। आप जानते हैं कि सारा जो पावर है वो किसके अंदर समाहित है, दैट इज द प्रेसिडेंट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशनल डिफेंस रेस्ट विद द कैबिनेट। This is discharged through the Ministry of Defense. MOD provides the policy framework and where vital or to the armed forces. The Raksha Mantri is the head of the Ministry of Defense. ऊपर के स्लाइड्स में, ऊपर के जो पिक्टोरियल स्लाइड्स थे उसमें जो हमने देखा उसी को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, रिटन रूप में बता दिया गया है। क्या बताया गया कि जो सुप्रीम कमांड होती है आर्म फोर्सेस के वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेशनल डिफेंस की है किसके अंतर्गत आती है, तो कैबिनेट में समाहित होती है। देन ये ड्यूटी कौन डिस्चार्ज करता है, तो दैट इज द एमओडी। एमओडी क्या करता है, तो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाता है और उसे प्रोवाइड करता है किसको, जो आर्म फोर्सेज हैं उनको। और हु इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पॉलिटिकल हेड कह सकते हैं या लेजिस्लेटिव हेड कह सकते हैं, दैट इज द रक्षा मंत्री। अब थोड़ा सा हमें चूंकि एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो यहाँ पे फैक्चुअल चीजें हमें अधिक ध्यान रखनी है। और उसका रीजन क्या है कि आप इस बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ फैक्चुअल चीजों के बारे में जानते हैं, दैट इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एमओडी। आप इन स्लाइड्स में नीचे देख सकते हैं कि एक छोटा सा टैब बनाया गया है जिसमें ईयर्स डिनोट किया गया है। तो ये ईयर आप आसानी से याद रख सकें इसलिए अलग से इसे लिख दिया गया है। तो सबसे पहले 1776 की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज द 1776, 1776। क्या हुआ 1776 में, अ मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड इन द सुप्रीम गवर्नमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एट कोलकाता। जो उस समय की तत्कालिक गवर्नमेंट थी या कह सकते हैं कि जो बिजनेस कंपनी थी, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा एक मिलिट्री डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। आफ्टर दैट 1833, दैट इज द अनदर लैंडमार्क डेट, चार्टर एक्ट बनाया गया। और इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैज कैटेगराइज्ड 4 डिपार्टमेंट। उसने क्रिएट किया 4 डिपार्टमेंट को, जिसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट क्या था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। और प्रत्येक डिपार्टमेंट किसके द्वारा हेडेड किया गया, दैट इज द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। देन the army in the presidencies of Bengal, Bombay and Madras functioned as respective presidency till 1885। 1833 से लेकर के 1885 तक जो आर्मी थी वो डिफरेंट प्रेसिडेंसीज के द्वारा काम करती थी। क्योंकि आप जानते हैं अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होंगे तो अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, उन प्रेसिडेंसी की अपनी आर्मी थी और ये सिस्टम कब तक चलता रहा, 1885 तक। तो इस स्लाइड में आपने 3 ईयर्स देखे हैं, दैट इज द 1776, 1833 एंड 1885। 1776 क्रिएट किया गया मिलिट्री डिपार्टमेंट को, 1833 4 डिपार्टमेंट बनाया गया और प्रेसिडेंसी सिस्टम लागू की गई और यह प्रेसिडेंसी सिस्टम 1885 तक काम करता रहा, चलता रहा। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कंटिन्यूएशन में। 1895, नेक्स्ट इज द 1895। क्या हुआ यहाँ पे, ये जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी आर्मीज की उसे यूनिफाइड करके इंडियन आर्मी के रूप में मूर्त रूप दे दिया गया, एक सिंगल इंडियन आर्मी बनाया गया। कौन, अब उसके क्या कर दिया गया, जैसे पंजाब, इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 कमांड्स। एक सिंगल इंडियन आर्मी बनाने के बाद इसे अलग अलग कमांड्स में बांट दिया गया। आज के डेट में आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी के 7 कमांड हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम कब लागू कर दिया गया था, 1895 में लागू किया गया था। और क्या बेसिस है इसका, आप देख रहे हैं कि रीजन के आधार पे ही इसे लागू किया गया, जैसे पंजाब, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। अब इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं ये आप स्लाइड में देख सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट लैंडमार्क इज द 1906, मार्च 1906। क्या हुआ मार्च 1906 में, द मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज एबोलिश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय 2 सेपरेट डिपार्टमेंट। जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था उसे समाप्त कर दिया गया और 2 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, जिसका नाम क्या था, आर्मी डिपार्टमेंट एंड मिलिट्री सप्लाई डिपार्टमेंट। अब इस स्लाइड में जो 2 ईयर है या लैंडमार्क ईयर है, दैट इज द 1895 एंड 1906। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है अप्रैल 1909 की। अप्रैल 1909 ईस्वी में जो मिलिट्री सप्लाई डिपार्टमेंट था उसे भी एबोलिस्ट कर दिया गया। देन 1938, 1938 ईस्वी में
आर्मी डिपार्टमेंट वाज रीडेजिग्नेटेड एज द डिफेंस डिपार्टमेंट। अब देखिए आज के डेट में जो हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करते हैं, बेसिकली 1938 में ही इसे रीअसाइन कर दिया या रीडेजिग्नेट कर दिया गया, किस रूप में? डिफेंस डिपार्टमेंट के रूप में। और देन अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यह एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर फंक्शन करने लगा। तो इस स्लाइड में आपने 3 अलग अलग डेट देखे हैं, जो कि है 1909, 1938 और 1947। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भी कुछ घटनाक्रम हुई है जो फैक्चुअल चीजें हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाज क्रिएटेड अंडर द चार्ज ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। ईच सर्विस वाज प्लेस्ड अंडर इट्स ओन कमांडर इन चीफ। ध्यान रखिए 1947 में जब मिनिस्ट्री बनाई गई तो अलग अलग सर्विसेज को, दैट मीन्स की आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को किसके अंतर्गत रखा गया? कमांडर इन चीफ के अंतर्गत रखा गया। यह सिस्टम कब चेंज हुआ? 1955 में। वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में आप क्या देखते हैं? द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का जो डेजिग्नेशन किया गया, ये हुआ था 1955 में। दैट मीन्स अनदर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, दैट इज 1955। क्या हुआ यहाँ पे? मैं बार बार कुछ पॉइंट्स को आपको एम्फेसिस कर रहा हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार बता रहा हूँ। रीजन ये है कि आप क्लास के दौरान ही इन चीजों को अधिक से अधिक मेमोराइज कर पाए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो फर्दर। तो 1955 में क्या हुआ? दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब स्वतंत्रता के बाद 3 अलग अलग क्या कहते हैं एरियाज के लिए, या 3 अलग अलग जो सर्विसेज थी उनके लिए जो पोस्ट था वो कहलाता था कमांडर इन चीफ। उसे रीडेजिग्नेट करके 1955 ईस्वी में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा गया। देन 1962। अब देखिए 1962 अगर आप थोड़ी हिस्ट्री से कोरिलेट करेंगे तो हुआ क्या था? वहां पे युद्ध हुआ था, और युद्ध के वजह से क्या प्रॉब्लम आ गई थी? आप जानते हैं कि वहां पे हम युद्ध हार गए थे और बहुत सारी समस्याएं आ गई थी, और उसमें जो सबसे मेजर इश्यूज था वो था हमारा डिफेंस की सप्लाई। इट मीन्स कि हमारे पास जो वेपन्स थे, जो गोला बारूद थे, उसकी संख्या बहुत ही कम थी और वो हम दूसरे देशों पे निर्भर थे। तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। क्या डिसीजन लिया गया? एक डिपार्टमेंट खोला जाए, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो 1962 में क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वाज सेट अप टू डील विद रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। अब यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप पाएंगे कि 1962 में 2 चीजों को मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एक तो डिफेंस प्रोडक्शन और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो निश्चित रूप से फर्दर इसका क्या हुआ होगा? फिर से ये डिवाइड हो गया, डिफेंस प्रोडक्शन अलग रह गया होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट दूसरा बन गया होगा। तो इस स्लाइड में आपने 2 डेट देखा है, एक है 1955 और दूसरा है 1962। 1955 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कमांडर इन चीफ से क्या हो गया? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। एंड देन 1962 यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन सेट किया गया, जो कि 2 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज नवंबर 65। अब यहाँ पे क्या किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज वाज क्रिएटेड फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट। वही सेम चीजें हैं कि यहाँ पे एक सप्लाई के लिए अलग से डिपार्टमेंट खोला गया, और रीजन क्या था कि भाई विदेश से जो चीजें सप्लाई हो रही है उसे कैसे हम कम कर सकें। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है 1980, लेकिन बीच में 2004 है, हम आते हैं 4 पे। पहले समझते हैं 1980। 1980 में क्या हुआ कि जो 2 अलग, एक फर्दर डिपार्टमेंट मैंने कहा था कि 65 में क्या बनाया गया, 62 में बनाया गया, 2 चीजें एक साथ, डिफेंस प्रोडक्शन और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये चीजें लंबे समय तक चलनी नहीं थी, इसलिए डिफेंस प्रोडक्शन के बाद एक डिफरेंट अलग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट हुई और उसे 1980 में खोला गया, द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिस ये डिपार्टमेंट खोला गया। 2004 में जो 2 डिपार्टमेंट पहले खुले थे उनको मर्ज कर दिया गया, किस किस को? डिफेंस सप्लाई को और डिफेंस प्रोडक्शन को, और उसे नाम दे दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, DDP।
2004 में ही एक और डिपार्टमेंट खुला, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। और सबसे लास्ट जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, जो 2019 में क्रिएट किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो यहाँ पे आप 4 डेट देख रहे हैं, 1965, 1980, 2004, 2019। 2004 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 डिपार्टमेंट यहाँ पे एक तरह से प्रेजेंट जो डिपार्टमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आए, एक तो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ डीडीपी का करंट जो स्ट्रक्चर है वो 2004 में फाइनलाइज हुआ। अब जितनी बातें मैंने आपको बताई है डिफरेंट डिपार्टमेंट के बारे में, उसे हम एक स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बताया, एमओडी के डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात की, कौन सा डिपार्टमेंट कब क्रिएट किया गया, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे कैसे उसकी इवैल्यूएशन हुई, कि कब वो मर्ज हुआ, कब वो खुला। तो ये चीजें आपने पीछे के स्लाइड में देखी। यहाँ पे आप एक स्लाइड देख रहे हैं जो एमओडी का करंट या प्रेजेंट स्ट्रक्चर है। क्या है प्रेजेंट स्ट्रक्चर? तो एमओडी के अंतर्गत 5 डिपार्टमेंट है। पहला है डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। दूसरा है डीईएसडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। तीसरा है डीडीपी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। चौथा है डीडीआरएनडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और लास्ट वन इज द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। डीओडी के अंतर्गत एक फाइनेंस विंग है और उसके अंतर्गत डीएडी है। इसकी चर्चा हम इस टॉपिक के साथ नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा ये टॉपिक केवल एमओडी के अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में है। अब यहाँ पे आप कुछ कंसेप्चुअल चीजें समझें। जैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हु इज द चीफ ऑफ द एमओडी। अब कई लोग उसका उत्तर रटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप कंसेप्चुअली ऐसा समझिए कि भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालयों का एग्जीक्यूटिव हेड एक सेक्रेटरी होता है। तो एमओडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसका जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो डिफेंस सेक्रेटरी होगा। उसके अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट हैं, डीओडी, डीएसडब्ल्यू, डीडीपी, डीडीआरएनडी, डीएमए, इसमें जो डीओडी है, डीओडी का जो हेड होता है ही इज द डिफेंस सेक्रेटरी, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। इसके अलावे जो 4 आप अलग अलग डिपार्टमेंट देख रहे हैं, डीएसडब्ल्यू, डीडीपी, डीडीआरएनडी और डीएमए, इनमें से 3 के लिए, डीएसडब्ल्यू, डीडीपी और डीडीआरएनडी के लिए अलग अलग सेक्रेटरी की व्यवस्था की गई है। यानी डीएसडब्ल्यू के लिए एक अलग सेक्रेटरी है, उसे क्या कहेंगे? सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू। डीडीपी के लिए अलग सेक्रेटरी है, उसे क्या कहेंगे? सेक्रेटरी डीडीपी। डीडीआरएनडी के लिए अलग सेक्रेटरी, उसे कहेंगे सेक्रेटरी डीडीआरएनडी। डीएमए के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पे एक अलग पोस्ट की व्यवस्था की गई है, दैट इज कॉल्ड सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना। अब ये सीडीएस की जो पोस्ट है, चूंकि ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, तो जो सीडीएस होते हैं उनको सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रैंक माना गया है या उनका दर्जा दिया गया है। तो डीएमए को हेड कोई सेक्रेटरी नहीं करता है, उसे कौन हेड करता है? सीडीएस हेड करता है, लेकिन उसे इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी माना गया है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि डीओडी की जब हम बात करते हैं तो ये चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है पूरे एमओडी का, तो यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी है जो पूरे एमओडी का हेड है। इसके बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसे एक डिफरेंट अलग अलग सेक्रेटरी के द्वारा हेडेड किया जाता है। डीएमए को हेडेड करने के लिए सीडीएस की व्यवस्था की गई है, सीडीएस का पोस्ट क्रिएट किया गया है, बट सीडीएस इज द इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी, उसे एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी का दर्जा दिया गया है। तो ये है आपका एमओडी का स्ट्रक्चर। आई होप कि यहाँ तक की चीजें आप को समझ में आई होंगी। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप रेज करें, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। एनीवन प्लीज? यदि सब ठीक है तो प्लीज मुझे थम्स अप करें कुछ लोग, ताकि मैं फर्दर नेक्स्ट बढ़ूं। यस प्लीज। सर डीएमए इज हेडेड बाय सीडीएस, आपने बताया था। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या बताया सर? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आप जानते हैं कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत थे, जिनकी डेथ हो गई है।
हो गई थी पीछे वायुयान दुर्घटना में, यानी एरोप्लेन एक्सीडेंट में। तो फर्स्ट जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो बिपिन रावत थे। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। कब डेथ हुई थी इसे भी आप देख लीजिएगा, और किस जगह पे डेथ हुई थी वो भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की तरह यूज किया जा सकता है इसको। उसके बाद किसी भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अभी तक घोषणा नहीं की गई है, या यूं कहे कि नियुक्ति नहीं की गई है। तो सर जो चीफ एयर मार्शल, सर जो चीफ एयर मार्शल जो पोस्ट क्रिएट हुई थी, चीफ एयर मार्शल, वो सर मतलब किससे रिलेटेड थी? जैसे ये जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है ये तो अलग चीज हो गई, उसको कमांडर इन चीफ बोलते थे, एयर कमांडर इन चीफ एयर इन एयर हो जाएगा। लेकिन जो चीफ एयर मार्शल हुआ करता था सर, वो किससे रिलेटेड था? एक ही था जो आप मानेक शाह की बात कर रहे हैं, वही आप पूछना चाह रहे हैं ना, जो यस सर। मार्शल थे। देखिए क्या हुआ था, जब स्वतंत्रता के बाद जो है ना, तो पुरानी सिस्टम थी वो 55 तक लगातार चलती रही। तो उस समय में उन्हें क्या कह रहे थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहा जाता था, जो मानेक शाह थे फर्स्ट। लेकिन 55 के बाद वो सिस्टम क्या हो गई, चेंज हो गई, और उसके बाद अलग अलग जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स थे उनके लिए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो भी है, ये नॉमिनिक्लेचर कर दिया गया। आज के डेट में चीफ ऑफ एयर मार्शल करके कोई भी व्यक्ति नहीं होते हैं। ये बात फर्स्ट की थी, इसलिए पहला चीफ ऑफ एयर मार्शल कौन है वही क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि मानेक शाह थे। और उसके बाद ये कंसेप्ट समाप्त हो गया। अभी आपने इसके इवैल्यूएशन में देखा है। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। तो चलिए, थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं। यस प्लीज सर। चीफ ऑफ एयर मार्शल सर मानेक शाह तो सर 1955 के बाद वाले समय में रहे ना सर? 62 के युद्ध में वो रहे हैं। वो उनको एक उपाधि दी गई थी उस चीज की, ठीक है ना, चीफ ऑफ मानेक शाह को उसकी क्या कहते हैं, एक तरह से ऑनरेडी या वर्ड में करेक्ट यूज नहीं कर पा रहा हूँ, उनको ये दी गई थी। बट 55 के बाद ये सिस्टम चेंज हो गया है। 55 के बाद आप तीनों सेनाओं का अलग अलग चीफ होता है, और उन तीनों सेनाओं के कंबाइंड चीफ के रूप में 2019 में सीडीएस पोस्ट की स्थापना की गई है, ठीक है। और यही आपके एसएएस के कंसर्न का क्वेश्चन भी बनेगा, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वेबसाइट पे चीजें दी गई हैं उन्हीं को आप अपना बेस मानिए, क्या कहते हैं, एसएएस के दृष्टिकोण से। और ये पूरी की पूरी जो ओरिएंटेशन है क्लास की, वो कंप्लीटली एसएएस के ओरिएंटेशन पे बेस्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बाकी आपके जो भी और भी कोई डाउट हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं ईच एंड एवरी डाउट आपका अभी क्लियर कर सकूं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, चैट बॉक्स में अपना डाउट डाल दें, ताकि नेक्स्ट सेशन के दौरान उस चीज को मैं और आपको क्लियर कर दूं, ठीक है ना, और हमारा टाइम भी सेव हो जाए, या टाइम सही तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज हो। तो जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो आपको लगता है कि ड्यूरिंग द क्लास प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाया या प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाया, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप हिस्ट्री पूरी एमओडी की पूछ सकते हैं। तो हिस्ट्री पूरी एमओडी का लेके तो मैं भी नहीं बैठा हूं। तो आप क्या करेंगे, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसे देखूंगा, स्टडी करूंगा, और जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे पहले इन्हीं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और देन आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। चलिए थैंक यू। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिख रही होगी जिसमें 3 अलग अलग कॉलम दिख रहे हैं, मैंडेट, डील्स विथ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर। 3 चीजें दिख रही है, मैंडेट, डील्स विथ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब जरा इसको समझते हैं क्या है। मैंडेट क्या है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का? डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ। क्या? डिफेंस पॉलिसी। बेसिकली भारत के, पूरे भारत की जो सुरक्षा है या डिफेंस है, उसके बारे में मैंडेट किसको मिला गया है, उसके बारे में कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेना, उसे इम्प्लीमेंट करना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना, ये सारा जो रोल है वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को। हम बात कर रहे हैं डीओडी, जो पहला डिपार्टमेंट था। डील्स विथ, किसके साथ डील करता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस?
इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सारे हैं, इनके साथ डील कौन करता है? डीओडी। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, आपने देखा होगा हमारा जो डीएडी है, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है, वो भी एक विंग है किसका? डीओडी का, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। देन कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, सीएसडी। देखिए कई लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ सीएसडी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी अभी जो हमने कोर्स कराया है शायद वहां भी पूछा है, और बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। अगर सिर्फ आप इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को कौन डील कर रहा है? डीओडी। और डीओडी का हेड कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी। तो आपका आंसर बहुत आसानी से कंसेप्चुअल बेस पे हो जाएगा, आप भले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, कि हु इज द चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ सीएसडी? दैट इज द डिफेंस सेक्रेटरी। देन कोस्ट गार्ड, डीओडी और किसके साथ डील करता है? कोस्ट गार्ड। देन नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस और नेशनल डिफेंस कॉलेज। इसके अलावा भी कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, बट मेनली इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन डील करता है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, दैट इज द डीओडी। अब आपका यहाँ से क्या फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन? इसमें से कोई भी एक दे देगा कि इनमें से कौन से डिपार्टमेंट डीओडी के अंतर्गत नहीं आता है, या कौन सा विभाग डीओडी का पार्ट नहीं है, और आपके 4 ऑप्शंस दे देंगे, उनमें से इनके अलावा कोई एक रहेगा और आपका आंसर देना है। तो ध्यान से देख लीजिए, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, डीएडी, सीएसडी, कोस्ट गार्ड, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नेशनल डिफेंस कॉलेज एटसेट्रा। रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की? डिफेंस बजट बनाना डीओडी का इंपॉर्टेंट काम है। जो भी डिफेंस बजट बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा? डीओडी के द्वारा बनेगा। और चूंकि ये डीओडी के द्वारा बनता है, इसलिए इसमें किसका रोल है? डीएडी, हमारे डिपार्टमेंट का रोल है। रीजन क्या है? कि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ डीओडी। देन डिफेंस लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स, जो भी डिफेंस के लैंड है या जो कैंटोनमेंट्स का एरिया है, इसको भी डील करने का काम किसका है? डीओडी का है। मैटर्स रिलेटिंग टू पार्लियामेंट, संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी तरह के मैटर को का जवाब देना या उससे रिलेटेड चीजों को डील करने का काम भी डीओडी ही करता है। क्यों करता है ये देखिए, फिर से आप ध्यान रखिए, डीओडी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ एमओडी। बेसिकली ये डीओडी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। अब आप अपने ऑफिसेज में ध्यान से सोचिएगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या करता है। बेसिकली जो जो चीजें आपको अपने ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ दिखाई देगा, आप समझिए कि एमओडी के लेवल पे डीओडी भी वही चीजें करता हुआ दिखाई देगा। दैट इज द कॉमन सेंस, कॉमन परसेप्शन, या जिसके बेस पे आप अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं जानते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं आंसर देने की। यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं डिफेंस बजट। आपके ऑफिस में बजट कौन बनाता है? बेसिकली जो आपके ऑफिस का बजट है वो एडमिन का ही कोई सेक्शन होता है जो बनाता है, भले उसे हाउसकीपिंग कहें या जो भी कहें। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कौन डील करता है? आपका एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिफेंस लैंड एंड कैंटोनमेंट को डील करने का काम डीओडी का है। मान लीजिए सीडीए को जवाब देना रहता है या किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे, तो सामान्य तौर पे जो एडमिन 1 या एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन है वही जवाब देता है। ये कोई फैक्ट, मतलब मैं आपको कोरिलेट करने के लिए एक लॉजिक डेवलप करने की बात कर रहा हूँ कि आप इन चीजों को इस तरह से याद कर सकते हैं एसएएस पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफेंस कोऑपरेशन विद फॉरेन कंट्रीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है कि विदेशों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह के कोऑपरेशन होने चाहिए, क्या उसके रिगार्डिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, यह भी काम डीओडी का है। तो इस स्लाइड में आपने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को क्या मैंडेट प्राप्त है, किन चीजों के साथ, किन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करता है, और ये किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो आपका स्लाइड दिख रहा है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीओडी दिख रहा है, यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख रहे हैं रक्षा मंत्री, देन रक्षा राज्य मंत्री, आफ्टर दैट डिफेंस सेक्रेटरी, और उसके नीचे 3 एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं। अब इसको इन डिटेल्स में हमें और नीचे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा। सामान्य तौर पे ये क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि डीओडी का क्या स्ट्रक्चर है। तो ये पीपीटी है, जैसे ही रिकॉर्डेड हो जाएगा तो आपको दिखेगा, तो आप इसको इजिली देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आप पूछ सकते हैं।
आप नीचे देख रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी में अलग अलग इनको वर्क दिए गए हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन देख रहा है, कोई एस्टेब्लिशमेंट देख रहा है, कोई प्लानिंग पार्लियामेंट देख रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी हम फिलहाल आप ये समझिए कि डिफेंस सेक्रेटरी के नीचे 3 एडिशनल सेक्रेटरी हैं और उनके नीचे पूरी एक सिस्टम है जिसके थ्रू बीओडी अपना काम करता है। अब आइए दूसरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं, दैट इज द डीडीपी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अब क्या करता है ये, थोड़ा सा इसके इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं, एक बार दोबारा से इसे रिकैप कर लेते हैं। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? नवंबर 1962 में। अभी हमने पीछे के स्लाइड में बताया था कि भाई 62 में हुआ क्या था, एक युद्ध हुआ था और युद्ध में क्या प्रॉब्लम फेस की गई थी, प्रोडक्शन हमारे पास कम हो गए थे, गोला बारूद कम हो गए थे, तो एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। कौन सा डिपार्टमेंट होगा? तो दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो याद करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, एक कंसेप्ट के साथ उसे जोड़ लीजिए, याद हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव था? डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस द वेपन्स, सिस्टम, प्लेटफॉर्म्स, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर डिफेंस। क्या सिस्टम रहा? Over the years, the department has established wide-ranging production facilities for various defense equipments through defense public sector undertakings. बहुत सारे DPSUs बनाए गए जिसके द्वारा जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन था डीडीपी, उसने अपना प्रोडक्शन किया। अब ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, आर्म्स, एम्युनिशन, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, हेवी व्हीकल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। इसे हमें जानने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा समझेंगे कि भाई डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर रहा है तो जो भी डिफेंस को सामान यूज होता होगा वो सारे प्रोडक्ट कैटेगरी में शामिल होंगे। ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है किसका? डीडीपी का। अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन में कौन लोग हैं, क्या है, सिर्फ आप एक ओवरव्यू इसको देख लीजिएगा कि हाँ ठीक है, इसका हेड कौन होगा, तो सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, देन एडिशनल सेक्रेटरी होगा, उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे और फिर नीचे के सारे पोस्ट होंगे। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको कंसर्न रखने की जरूरत नहीं कि एक एक चीज आप याद रख सकें। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो आपका स्लाइड दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आप इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे या यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन देंगे तो बहुत चीजें यहाँ से समझ सकते हैं। ये अटैच्ड ऑफिस है। जब हम डीडीपी को पढ़ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को, तो 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अटैच्ड ऑफिस और दूसरा पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट ऑफिस। तो अटैच्ड ऑफिस में क्या क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए, प्रोडक्शन की बात जब भी होगी तो उससे रिलेटेड क्वालिटी की बात पक्के तौर पे होगी। तो इसलिए अटैच्ड ऑफिसेज में क्या है, अटैच्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस DGQA, देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। अब जो DGQA है वो बेसिकली आर्मी के जो इक्विपमेंट्स है उनके लिए क्वालिटी एश्योरेंस का काम करता है। एयरफोर्स के लिए DGAQA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन डायरेक्टरेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स के, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने का काम डायरेक्टरेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन करता है। बाद में हम 1 बाय 1 प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 1-2 लाइन जानेंगे। देन डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, देन डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज DOO कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज, देन डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज। अब इनमें जो आप लास्ट की देख रहे हैं, इनमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है। जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड समाप्त होकर के उसका क्या स्ट्रक्चर हुआ है, तो आगे के स्लाइड में हम जानेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ अटैच्ड ऑफिस है, इसे आप एक स्लाइड के थ्रू याद कर सकते हैं या देख सकते हैं। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है इनके, जो इनके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, BEML लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अब इनको आपको क्यों याद रखना है, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले इसको समझ लीजिए कि मैंने इसमें क्यों रखा है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कम्स अंडर द DDP, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट DDP के अंतर्गत नहीं आता है, या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन DDP के अंतर्गत नहीं आता है। तो
यहाँ पे भी बड़ा कॉमन कंसेप्ट है कि जो प्रोडक्शन यूनिट नहीं होगा वो डीडीपी का पार्ट नहीं होगा, और नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्शन यूनिट है या नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार देख लेते हैं तो ज्यादा इजी होगा। दूसरी बात, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कंफोर्ट्स लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, म्यूनिटिशन इंडिया लिमिटेड, यंत्रा इंडिया लिमिटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे फोकस सिर्फ ये है कि आप एक बार इसके गो थ्रू हो लें कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन डीडीपी के अंतर्गत आते हैं। देन और कुछ है, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, डायरेक्टरेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये कुछ और जो आपने पहले वाले स्लाइड में देखा था, डायरेक्टर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस एंड सर्विसेज, डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस बिल्डिंग्स, निर्देश। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें हमने कोशिश की कि आपको डीओडी और डीडीपी के बारे में बात करें। डीडीपी इन कंटिन्यूएशन में रहेगा। कल के सेशन में हम और बात करेंगे किसके बारे में, डीडीपी के बारे में, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के कुछ काम, कुछ इंपॉर्टेंट काम को पॉइंट आउट करेंगे और कुछ और ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से समझेंगे कि बाकी क्या क्या चीजें और यहाँ पे रखी जा सकती हैं या चर्चा की जा सकती हैं। 10 मिनट का टाइम आपके पास है आपके क्वेश्चन आंसर के लिए। आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, प्लीज। सर एक्विजिशन विंग किसके अंतर्गत आती है? हाँ जी, एक्विजिशन डिफेंस एक्विजिशन विंग जी सर, डीओडी का पार्ट है एक्विजिशन का पार्ट है। हाँ जी, किसका पार्ट है सर? आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आप बाकी लोगों को भी क्लियर नहीं आ रही है क्या? मैंने दूसरा डिवाइस लगा रखा है, वहां तो बहुत क्लियर है। क्लियर आ रही है, ठीक आ रही है। क्लियर आ रही है, कहीं पे आपके साइड में प्रॉब्लम है? ठीक है, और कोई पूछे? चूंकि उनकी भी बात मुझे प्रॉपर नहीं समझ में आ रही थी। आप अपना चैट बॉक्स में डाल दीजिए क्वेश्चन, ठीक है ना? जो भी आपके क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जहां से आवाज प्रॉपर नहीं आएगी। और कोई बताएं प्लीज। सर ये एक बार मानेक्सो वाला सर एक बार प्लीज ये भी बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में आप। हाँ प्लीज, आप उसको रख दीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं इसको और बढ़िया से देख लेता हूँ। क्योंकि जो हिस्ट्री है उसमें तो मुझे यही दिखा है कि 55 के बाद इस तरह का कोई पोस्ट नहीं है, तो अगेन मैं देख लूंगा। और सर, तो आपका हाँ जी प्लीज। एग्जीबिशन विंग पूछा था उन्होंने। एग्जीबिशन विंग तो सर आपने ये जो अभी डीडीपी वाला वो बताया उसमें आता है सर, एग्जीबिशन विंग। हाँ ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं उनको, वो बोल रहे थे हम। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है आकाश जी, आकाश पौडवाल। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि जो एग्जीबिशन विंग बोला था अमन कुमार गुप्ता ने कि एग्जीबिशन विंग किसके अंडर में आती है, तो आपने सर डिफेंस जो डीडीपी अभी बताया उसमें है वो। तो ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब किसी कोई नवजीत कह रहे हैं कि सर डीडीपी का ऑडिट एंड अकाउंटिंग तो डीएडी करता है ना सर, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अकाउंटिंग पूरे एमओडी के लिए डीएडी के इंटरनल ऑडिटर का काम करता है। जो पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके लिए क्या कहते हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट है